उधम सिंह नगर के किच्चा के सिरोकला में बिना अनुमति बन रही एक मस्जिद को प्रशासन ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि मस्जिद का निर्माण बिना डीएम की मंजूरी से किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार किसी भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण डीएम की अनुमति से ही हो सकता है। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि हाल ही में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान ये मामला सामने आया। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को भूमि दस्तावेज और निर्माण मानचित्र दिखाने के लिए नोटिस भी जारी किया, लेकिन निर्धारित समय में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद में टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले रुद्रपुर के पहाड़गंज में बिना अनुमति बनी एक मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई की जा चुकी है। अल्मोड़ा की चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते चल रहा आंदोलन अगले 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आंदोलनकारियों की सीएम धामी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हुई थी, जिससे कि सीएम धामी ने आंदोलनकारियों की अधिकांश मांगे मान लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद में आंदोलन को 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते 2 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा था और इसी के साथ ही देहरादून तक पदयात्रा भी निकाली गई थी। भगवत पहाड़ी जिंदाबाद। उत्तराखंड के गन्ना किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। अगेती प्रजाति के लिए समर्थन मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति का समर्थन मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल होगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो। गन्ना किसानों के मूल्य निर्धारित करने पर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई किसान संगठन नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, तो कई किसानों ने समर्थन मूल्य पर खुशी भी जताई है। संतुष्ट नहीं है। अगर हम उस चीज़ से तब खुश होते जब हमारा जो कर्ज माफ़ी होती, जैसे और पूरे देश के अंदर हुए, और उसके बाद जो है ना हमारे बिजली का जो 12 का बिल है वो माफ़ होता। ये तो 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए था। ये तो बहुत नुकसान में चल रहा किसान। इस बार बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया और इसमें रोग इतना आ रहा, इसमें तोल बाबू वाले कमर पर मशीन और दवा कीड़ा बहुत आड़ लगा, बहुत लागत लग रही है। तो बहुत क्या तो 35 रुपये आपको मिले हैं? हाँ ना, ठीक हो सके तुम्हें, ठीक है। ये उत्तराखंड वन विभाग को नया चीफ मिल गया है। 1993 बैच के आईएफएस अफसर रंजन कुमार मिश्र फॉरेस्ट के नए चीफ होंगे और वे फॉरेस्ट चीफ समीर सिन्हा का स्थान लेंगे। रंजन कुमार मिश्र सोमवार को चार्ज लेंगे और रंजन कुमार अभी तक उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का पदभार देख रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का जिक्र किया, जिसके बाद में प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को भी पंख मिल गए जो आने वाले समय में सरकार प्लान कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। पर्यटन विभाग जहां साहसिक खेलों, वाइब्रेंट विलेज के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर काम कर रहा है, वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को लेकर संभावनाओं का जिक्र भी किया। मुझे खुशी है, इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औरी, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली
हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। उन्होंने कहा, इससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। वहीं अधिकारी बताते हैं कि उत्तराखंड में आदि कैलाश की ही तरह चमोली के नीति में भी मई में अल्ट्रा मैराथन करवाई जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संख्या। विंटर टूरिज्म के रिगार्डिंग ही जो है अभी 2 नवंबर में जो है गुंजी में अल्ट्रा मैराथन कराया गया था, और जिसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और 22 स्टेट्स से लोग बाग आए थे। और उसी को देखते हुए खास तौर से ऐसे वैलीज जो कि अभी तक अनछुए रहे हैं और जहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और जो हमारे बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वाइब्रेंट विलेजेस में जो है हम लोग पर्यटन को लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन में बेशक लोग आते हैं, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने का है। ऐसे में पीएम मोदी के विंटर टूरिज्म की संभावनाओं पर बात सरकार की उम्मीदों को पंख दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को कुंभ कहा जाए या फिर अर्ध कुंभ, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कुंभ को कुंभ ही कहा जाएगा। उधर कांग्रेस कह रही है कि यह विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, लेकिन फिर भी बीजेपी को बताना चाहिए कि ये कुंभ है या फिर अर्ध कुंभ। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कुंभ ही होता है, चाहे वो 6 साल वाला कुंभ हो, चाहे 12 साल वाला कुंभ हो। हरिद्वार में हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार में पहला अर्धकुंभ 2004 को हुआ था, जिसके बाद साल 2016 में अर्धकुंभ पड़ा और अब साल 2027 में अर्धकुंभ होना है। साल 2021 में कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके 6 साल बाद 2027 में एक बार फिर अर्धकुंभ निर्धारित है। लेकिन इससे पहले ही नामकरण पर राजनीति की गंगा अपने उफान पर है। कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी तरह धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों का विषय है और बीजेपी इसे राजनीतिक मैदान में घसीट रही है। हरिद्वार में से लेकर ऋषिकेश से लेकर तमाम हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, उनको तय करना है कि ये कुंभ है या अर्ध कुंभ है। जो हमने सुना था पहले वो ये होता था कि अगर पूर्ण कुंभ उज्जैन में है तो यहाँ पर अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें ज़बरदस्ती बीच में आकर इसको कुछ नामकरण दे रही है, तो उन्हें इसको बताना चाहिए कि ये कुंभ है या अर्ध कुंभ है। इधर बीजेपी कहती है कि चाहे 6 साल में हो या 12 में, हम तो इसे कुंभ ही कहेंगे। भट्ट का आरोप है कि कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन में राजनीति खोज लेती है और ये भी उसका एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसमें वो एक बार फिर मात खाने वाली है। निश्चित रूप से कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन में राजनीति करने का प्रयास करती है, गुमराह करने का प्रयास करती है। केदारनाथ बचाओ यात्रा की पोल जनता ने खोल दिया। अब कुंभ पे भी अगर उस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि वो राजनीति स्टैंड है और राजनीति में फिर मुंह मात खाने वाले हैं, क्योंकि हम उसे कुंभ ही कहेंगे, चाहे वो 6 साल में हो चाहे 12 साल में हो। दिलचस्प ये है कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, यानी एक तरफ लोकतंत्र का महासंग्राम होगा और दूसरी ओर आस्था का महापर्व कुंभ होगा, जहां धर्म की डुबकी और राजनीति की रणनीति एक ही पानी में उतरेंगी। तब किसी का उद्धार गंगा करेगी और किसी का जनता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
सरोवर नगरी नैनीताल में मीट की नुमाइश पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। व्यापार मंडल पालिका और साथ ही खाद्य विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको दिखाते हैं। नैनीताल के तल्लीताल से लेकर मल्लीताल तक अब दुकानों में मीट की नुमाइश नहीं कर सकेंगे। हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने तय किया है कि दुकानों पर मीट टांगने पर रोक रहेगी। फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आने वाले समय में आज से ही वहां पर इस तरह का कोई भी विजिबिलिटी चीज नहीं की जाएगी जिससे ये प्रतीत हो कि वहां पर क्या बन रहा है या क्या नहीं बन रहा है। इसके साथ ही एनक्रोचमेंट पर भी ध्यान रखा जाएगा कि जो उनकी दुकान का एरिया है उसी में रहते हुए वो अपना जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपकी साफ सफाई का ध्यान है वो विशेष तौर पर रखा जाएगा। पिछले 15 सालों से फूड सेफ्टी के कठोर कानून के बावजूद ये कारोबार चलता रहा। धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस्मान कांड के दौरान नाराजगी ने शहर को हिंसा में झोंक दिया था। क्योंकि मेन्यू कार्ड से आप बताओ ना, मैं उसमें कोई आपके यहाँ भीड़ नहीं लगेगी टांगने से। आपका स्वाद अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आदमी आपकी दुकान में आएगा। वो टांगने से ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान में भीड़ लग जाएगी। टांगना क्या जरूरी है इसको? आपने जो अगर में आपका होटल है, जैसे खाना होगा आएगा अंदर ही आएगा, वो टांगने से तो नहीं आएगा। टांगने से तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? कई बार शहर के हालात बिगड़ने का कारण चौराहे पर टांगे गए मीट रहे हैं। प्रशासन इस बार सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुड़की में संचालित सीएससी सेंटरों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। कई सेंटर्स को खामियां मिलने पर सील कर दिया गया है। वहीं बॉर्डर वाले गांवों में खास निगरानी रखी जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुड़की के कई सीएससी सेंटर पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस को शक है कि यहाँ फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इन पर लगातार निगरानी रख रहा है। प्रशासन ने खामियां मिलने पर कई सेंटरों को सील भी किया है, लेकिन अभी भी कई सेंटर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं। हम इसको और तस्दीक करवाएंगे कि क्या जिसके नाम लाइसेंस है, जो उसका ऑनर है, वही रन कर रहा या उसमें कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व होकर के कुछ और काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि साइबर क्राइम में भी ये सेंटर कई बार एज ए टूल यूज हो जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई लोग राज्य में रह रहे हैं। इस पर सरकार भी गंभीर है। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि समय समय पर सभी सीएससी सेंटरों की चेकिंग की जाए और अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हम सभी सीएससी सेंटर्स का भी चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। जिसमें कुछ कमियां भी मिल रही हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक हमने एफआईआर भी दर्ज कराई थी रिसेंटली, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उसकी भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जांच कर रहे हैं, और जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो भी उसमें संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी सीएससी सेंटर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहा है या फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। तस्कर हाथी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि एक तस्कर हाथी एक जिप्सी के पीछे पड़ जाता है। जिप्सी में सवार पर्यटक डरे हुए लग रहे हैं। वह जिप्सी ड्राइवर से जिप्सी तेज चलाने के लिए कहते हैं और ड्राइवर भी तेजी से जिप्सी ले जाता है। हाथी भी कुछ देर तक तो पीछा करता है, लेकिन बाद में वो भी थक कर रुक जाता है। ये वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में लगे यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 ये पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कहाँ का है। ट्रैकिंग और साथ ही पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस साल धराली आपदा के चलते पार्क क्षेत्र में करीब 1.5 माह तक पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित रही थी। बावजूद इसके पार्क क्षेत्र के गड़तांग गली ट्रैक और साथ ही उसके बाद गंगोत्री गोमुख तपोवन ट्रैक पर सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे। इस साल गंगोत्री नेशनल पार्क में इस साल 29,100 सैलानी पहुंचे, जिसमें पार्क प्रशासन को 81 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। आज 30 नवंबर को
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। टिहरी में THDC द्वारा आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का रविवार को समापन समारोह था, जहां पर कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि इस आयोजन से टिहरी के आसपास के क्षेत्र साहसिक पर्यटन से लोगों और पर्यटकों का भी रोमांच बढ़ा है। साथ ही में सभी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी, सभी खिलाड़ियों को, अभी अनेक खिलाड़ियों से वहाँ पर हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ। उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे टिहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने प्रदर्शन से रोमांचित करने का काम किया। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। नैनीताल पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि देवभूमि में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो यहां की डेमोग्राफी बदलने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के जंगल में एक युवक का शव पेड़ों से लटका मिला। मृतक रोहित उडरी गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। बागेश्वर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों के आरोप के बाद में पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रम और साथ ही असमानता की बात मंच से कही है। चमोली के वाण गांव में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। गांव के लोग भालू और जंगली सुअर के साथ साथ अब गुलदार के आतंक से परेशान हैं। नशे पर रोक लगाने के लिए पिथौरागढ़ डीएम संबंधित कई विभागों की मीटिंग ली और ड्रग्स भांग की खेती पर रोक लगाने का प्लान भी तैयार किया। बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री के कर्मचारियों का क्रमिक अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे गंगा घाटों के लिए सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काटना पड़ सकता है। कई गंगा घाटों की जद में हरे पेड़ आ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस को धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। विवादित बाबरी मस्जिद तोड़ने को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद धूमधाम से मनाएगा। पूरे बाजार में बाइक रैली निकाली जाएगी। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी नेता दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में काम कर चुके राजा बहुगुणा को भी श्रद्धांजलि दी गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में बाघ और गुलदार हफ्ते में 2 दिन उपवास पर रहते हैं। क्यों लिया गया है यह अनोखा फैसला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कॉर्बेट में रह रहे जानवरों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसम के हिसाब से कुछ जानवरों को खास खाना दिया जाता है तो कुछ के खाने में कमी भी की जाती है। उनके लिए डाइट जो प्लान होता है वो एक बड़े साइंटिफिक रूप से और जो वेटनरी जो हमारे एक्सपर्ट है उनके द्वारा बनाया जाता है। उसमें उनको बीच में उपवास भी दिया जाता है ताकि उनका जो जीआई सिस्टम है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसको भी रिलैक्स मिल सके और उनकी जो बाकी जो ज़रूरतें हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है। ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में फिलहाल 14 गुलदार और 11 बाघ रखे गए हैं जो जंगल में सरवाइव करने लायक होते हैं। उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। इनकी खुराक पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा खाना बिल्ली प्रजाति के इन जीवों को कई बार भारी पड़ सकता है। इसीलिए मंगलवार और शुक्रवार को बाघ और गुलदार उपवास पर रहते हैं ताकि उन्हें किसी शारीरिक कष्ट से ना गुजरना पड़े। यहाँ पे इनकी जंगल की तुलना में ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो हो नहीं पाती है, तो अननेसेसरी एनिमल का वेट पुट ऑन ना हो, उसे ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए और साथ ही
उसका डाइजेशन भी ठीक रहे। तो इसलिए हफ्ते में एक तो मंगलवार को, दूसरा शुक्रवार को हमने ऑफ रखा है। कॉर्बेट वन्य जीवों की आराम गाह है। घायल और बीमार जानवरों को यहाँ रखा जाता है, जहाँ उनकी देखभाल और खान पान का जिम्मा डॉक्टर पर होता है, ताकि ये वन्य जीव स्वस्थ होकर लंबी जिंदगी जी सकें। न्यूज़ 18 के रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। भारतीय सेना के जवान अब पंचाचूली की चोटियों को नापने के लिए रवाना हो गए हैं। तिरंगा ट्रेल राइड में 100 से अधिक जवानों ने दिल्ली से दारमा घाटी के पंचाचूली का सफर शुरू कर दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में मौजूद पंचाचूली बेस कैंप भले ही 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जवान इस दूरी को नापने के लिए बाइक से निकले हैं। 100 सदस्यों का ये दल 27 नवंबर को दिल्ली से रवाना हुआ था। 6 दिन में एयरफोर्स के ये जवान 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान सेना के जवान जहां युवाओं को इंडियन आर्मी के बारे में बताएंगे, वहीं ऑपरेशन सिंदूर से भी रूबरू कराएंगे। और राइडर्स अबाउट 98 हैं, हर एक में 1-2 राइडर है बेसिकली हर एक गाड़ी में। और इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ 20 लोगों का सपोर्ट स्टाफ, कंटेंट मेकर्स, मीडिया और कुछ लगेज वैन वगैरह भी साथ में जा रही हैं। इसका मेन एम बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उसके बारे में लोगों को अवगत कराना कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है। एयरफोर्स की तरफ से ये है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है एयरफोर्स के लिए भी, और यूथ को प्रमोट करना है कि आप लोग भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करिए। दिल्ली पंचाचूली बेस कैंप का सफर भले ही जोखिम भरा हो, बावजूद इसके इंडियन आर्मी के जवानों का जोश 7वें आसमान पर है। इंडियन एयरफोर्स तिरंगा ट्रेल राइड के जरिए कई मैसेज भी दे रही है। ये ट्रेल युवाओं को बता रही है कि आर्मी देश की सुरक्षा के साथ ही रोमांचित करने वाले खेलों में भी रुचि रखते हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश भी इस ट्रेल राइड के जरिए हो रही है। हमारा क्षेत्र जो है ये नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी और ये साथ में एडवेंचर, जो कि आदमी का जो स्पिरिट होता है, जो कैद नहीं रहना चाहता है, उसके लिए अवसर देता है कि वो यहाँ पे अपने को एक्सप्लोर करें। मेन मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि फौज से बढ़िया कोई और करियर नहीं है, और साथ साथ इससे आपको मौका मिलता है, नौकरी के साथ साथ आपको मौका मिलता है इस वातावरण, इस क्लाइमेट के साथ साथ घूमने फिरने का। उत्तराखंड में साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जल, थल और आसमान में कई तरह के साहसिक खेल यहाँ होते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी का साहसिक खेलों से जुड़ना यहाँ उत्तराखंड को नई पहचान देगा। वहीं युवाओं को सेना के साथ ही खेलों में भी रोजगार के मौके मुहैया कराने में मदद करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड 25 लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड पुस्तक का विमोचन किया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित इन पुस्तक में राज्य स्थापना के 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों, चुनौतियों और साथ ही आने वाले 25 वर्षों की संभावनाओं पर 31 लेखकों के 28 लेख शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पुस्तक शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, संस्कृति और पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करती है और नीति निर्माण व शोध के लिए उपयोगी सिद्ध भी होगी। स्पेशल चाइल्ड को गोद लेने में भले ही देश में लोग ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हों, लेकिन पिछले कुछ सालों में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक और विदेशी परिवार आगे आए हैं। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जिस घर में दिव्यांग बच्चे का जन्म हो, उसकी परिस्थितियां समझी जा सकती हैं, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें बचपन से ही अपनों का साथ नहीं मिलता। देहरादून के महिला बाल विकास विभाग के तहत चल रहे शिशु सदन में ऐसे कई बच्चे हैं जो माँ बाप की छाया को तरस रहे हैं।
इन बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के तहत चलती है। प्रोसेस भले ही लंबा हो, लेकिन स्पेशल चाइल्ड को अपेक्षाकृत जल्दी गोद मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों को देश में गोद लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, ऐसे 9 स्पेशल केयर बच्चों को विदेशों में गोद दिया गया है। इसमें हमारी हर महीने जो कारा के लिए एलिजिबल पेरेंट्स होते हैं उनकी वर्कशॉप लगती है। हमको पोर्टल के जरिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए भी जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन पेरेंट्स एलिजिबल हो गए और उनका कौन से बच्चे उनके लिए द्वारा सिलेक्ट किए जाने हैं। जैसे एक एजेंसी होती है तो फॉरेन एजेंसी होती है जो आफा से कनेक्टेड होती हैं, तो जो वहाँ का सोशल वर्कर होता है तो पेरेंट्स के घर जा कर के पर बच्चे की वो फॉलो अप करता है, उसकी रिपोर्ट फिर सबमिट होती है, साम में आती है, कारा में जाती है।